नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में इतने इस्तीफे हुए हैं, इतना विद्रोह हुआ है कि दिल्ली को समझ ही नहीं आ रहा है कि वाकई पार्टी में विद्रोह हो रहा है। बाहर के आए हुए लोग इस विद्रोह पे तड़का दे रहे हैं, या दिल्ली इतनी कमजोर हो चुकी है कि हरियाणा का हर आदमी दिल्ली को आंखें दिखा रहा है। कुल मिलाकर पार्टी की गिरती हुई साख, संगठन में झगड़े, जिनके साथ गठबंधन था वो टूट गए। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में कोई समन्वय नहीं। पुराने लोग घर पे बैठे हैं, नए मुख्यमंत्री सैनी साहब के हाथ से सारी चीज ऐसे निकल गई माने मुठ में रेत पकड़ी हो। ऐसे स्थिति में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के लिए इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। हरियाणा में 90 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 40 पे तो लाया था, लेकिन बाकी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई। 90 का हाउस है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी को 40, जेजेपी को 10, कांग्रेस को 31, हजका को 2, बीएसपी को 1, अकाली दल को 1 और इंडिपेंडेंट 5 थे। इंडिपेंडेंट का हरियाणा में हमेशा एक रोल रहा है। इस बार भी इंडिपेंडेंट खेल करेंगे क्योंकि बीजेपी के कई लोग विद्रोही होंगे, उतरेंगे, लेकिन बात इंडिया गठबंधन की करेंगे अभी। और इसमें आज एक जो ट्वीट आया है अखिलेश जी का, वो ट्वीट इंडिया गठबंधन के नेताओं का समन्वय और अखिलेश यादव की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जो राजकीय प्रगल्भता जिसको हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, इसको रेखांकित कहते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट पर, हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वे आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास, सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस का जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसी के साथ अपने संगठन और समर्थन की शक्ति जोड़ देंगे। 2-4 सीटें पर प्रत्याशी उतारने की बात, 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है। बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलवाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने से ऊपर उठ के ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार है। इंडिया अलायंस की पुकार जनहित में हो बदलाव। अखिलेश यादव का त्याग और बलिदान की भाषा पहली बार नहीं हुई। आप याद कीजिए, विधानसभा के चुनाव जब चल रहे थे, मतलब आगाज हो गया था, अब विधानसभा के चुनाव जब मुहाने पे थे पिछले उत्तर प्रदेश के, तब जब उनको सवाल पूछा गया था कि क्या बहन जी यदि आपके साथ में आ जाए, बीएसपी आपके साथ में आ जाए तो क्या होगा, आप इंडिया अलायंस में है, फिर आप कैसा सीट शेयरिंग करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि बहन जी मन बना ले, और यदि
बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आती है, तो समाजवादी पार्टी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। अखिलेश ने हमेशा इस बात को अकोमोडेट करने का प्रयास किया। अखिलेश ने ये ट्वीट करके कहीं ना कहीं कांग्रेस जो द्विधा मनस्ता में फंसी हुई है उसको उन्होंने बेल आउट किया। अब यदि हरियाणा की बात करें हम, तो हरियाणा में कांग्रेस को सब हरा दिख रहा है कि सत्ता में कांग्रेस आने वाली है। लेकिन एक कहावत है, गांव बसने के पहले मांगने वाले आ जाते हैं। वैसे वहां सरकार बनाने के पहले सरकार में किसकी कितनी भागीदारी होगी इसको लेके घमासान चल रहा है। हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा जी का परिवार कई सालों से कांग्रेस में है और हर पीढ़ी को कांग्रेस ने दिल खोल के दिया है। हुड्डा जी भले रिटायरमेंट पॉइंट नहीं हो, लेकिन हुड्डा जी की राजनीति पर अब उनके बेटे दीपेंद्र हावी हो गए। दीपेंद्र की भी स्थिति अजीत पवार जैसी है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अब वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे, पिताजी रिटायर क्यों नहीं होते। इसलिए हुड्डा जी की जो अकोमोडेटिव नेचर थी, जो सबको साथ में लेके चलने का जो एक प्रयास करते थे, कई चुनाव में उन्होंने किया भी। एक समय, आज यदि हम शैलजा और हुड्डा जी के एक दूसरे के विरोधी होने की बात करते हैं, तो एक समय हरियाणा की राजनीति में ऐसा भी था कि हुड्डा और शैलजा दोनों एक रूप में काम करते थे और शैलजा उनको बड़े भाई मानती थी और अधिकार से शैलजा कई चीजें कई बार आउट ऑफ वे जाके कॉम्प्रोमाइज होता था कई जगह पे। लेकिन हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने तब हुड्डा जी के साथ विनोद शर्मा जुड़ गए और विनोद शर्मा की एंट्री होते से ही वहां हुड्डा जी के जितने पुराने लोग थे सब दूर हो गए, क्योंकि विनोद शर्मा जी एक ऐसा नया प्रयोग था हुड्डा जी के लिए, जहां हुड्डा जी को सब हरा हरा दिख रहा था और उनको लग रहा था कि अब उनके सिवा हरियाणा में कोई नहीं, और जो मनमानी कहे जैसे कहे, और जो फिर पैसे का खेल चला, लोग दुखी हो गए। कई गैर कानूनी काम भी हुए, अवैध काम हुए, गैर कानूनी कहने के बजाय अवैध ठीक शब्द रहेगा। अवैध काम भी हो गए, उसका भुगतान अब हुड्डा जी कर रहे हैं, खासकर रियल एस्टेट के सेक्टर में। फिर वहां लगातार एक नया ग्रुप तैयार हो गया एंटी हुड्डा, फिर शैलजा हो या फिर उनके साथ बाकी लोग, हुड्डा जी के जो विरोधी थे वो एकजुट हो गए। हुड्डा जी दिल्ली को भी समझ में आ गया कि हुड्डा जी के ही साथ रह के आप मात्र 30% जाटों की राजनीति नहीं कर सकते। बीजेपी ने यह जरूर देख लिया था कि 30% जाट यदि हमारे साथ नहीं, तो 70% नॉन जाटों को हम एक कर सकते हैं। वहां दलित फैक्टर भी है। कुल मिलाकर जब ये सिक्का जला तो बीजेपी वहां पे सत्ता में आई और बीजेपी ने सरकार रिपीट की। पिछली बार बीजेपी जो 40 पे अटकी और कांग्रेस 31 पर, इसका मुख्य कारण कांग्रेस ही है। यदि कांग्रेस, खासकर सुरजेवाला, हुड्डा जी और शैलजा जी एक होकर लड़ते तो शायद कांग्रेस तभी 50 पार हो जाती और अपने बलबूते पे सत्ता पे थी। लेकिन कुछ उम्मीदवारों को हुड्डा जी ने निपटाया जो उनके कैंप के नहीं थे, कुछ उम्मीदवारों को शैलजा जी ने निपटाया और सुरजेवाला तो अपनी जगह बीजेपी में ढूंढ रहे थे। ऐसे स्थिति में वहां कांग्रेस 31 पे अटकना ही तय थी। ये वही हुआ जो बाद में छत्तीसगढ़ में हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल जी सिंहदेव को निपटा रहे थे और सिंहदेव बघेल जी को इसके चक्कर में पार्टी ही निपट गई और जहां सबसे ज्यादा चांस था सत्ता वापस आने की, वहां पार्टी हाशिए पे चली गई और आज बीजेपी वहां सत्ता में है। छोटे जहां हाउसेस होते हैं 100 के नीचे, वहां अक्सर ऐसे खेल बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि 5-10 सीट भी आप इधर उधर कर दो, हरवा दो, तो फिर आप सत्ता में आने से दूर हो जाते हैं। वर्तमान में कांग्रेस वहां पे पूर्ण क्षमता रखती है कि कांग्रेस 70 के आसपास सीटें भी ला सकती है। इतना वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है। इंडिया गठबंधन में भयानक झगड़े हैं, विद्रोह है,
जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सीटें नहीं मांगी थी, मैं आपको रेखांकित करता हूँ। राहुल गांधी का सोच था कि हरियाणा में हम इंडिया गठबंधन लड़े। उनका सोच था कि कांग्रेस 80 प्लस लड़े और कम से कम 5-10 सीटें हम हमारे साथियों को छोड़ दें। अखिलेश ने बहुत कहा कि सवाल सीटों का नहीं, सवाल जीत का है। लेकिन राहुल जी का सोच था कि जीत तो होगी ही, लेकिन इसमें यदि साथी साथ होंगे तो फिर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में और मजबूत होगा, जिसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, कई जगह चुनाव है। अखिलेश जी ने ये बोल के कि जहां जिसकी जो सबसे बड़ी ताकत है उसको बिल्कुल हम साथ देंगे। और अखिलेश का कहना ये बहुत सारी चीजें बता जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब ऑफर हुआ तो वो बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे थे। कुल मिला के जो लेटेस्ट फॉर्मूला अभी जो मेरे सामने आया है, जो मुझे सूचना मिली है मेरे सोर्सेज से, कि कांग्रेस चाहती है कि वो 82 सीटों पर लड़े। आम आदमी पार्टी के लिए वो 5 सीटें छोड़ रही है, 2 समाजवादी के लिए छोड़ रही है और 1 एनसीपी के लिए छोड़ रही है। कुल मिला के 90 सीटों का बंटवारा ऐसा होगा। क्या ये बंटवारा होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को 2 सीटें भी नहीं मिली तो भी समाजवादी पार्टी ताकत के साथ उनके साथ रहेगी, ये बात तय है। अखिलेश का हरियाणा के लिए ये ट्वीट करना और कांग्रेस को बेल आउट करना, ये कहीं ना कहीं अखिलेश की मैच्योरिटी तो दिखाता है, लेकिन एक दूरदर्शी बना। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अबू आजमी 12 टिकट मांग रहे हैं, जो महाविकास आघाड़ी उनको देने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां कांग्रेस बड़ा फोर्स नहीं, वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार बड़ा फोर्स है। कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती लोकसभा में, लेकिन वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से। लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलने के मायने ये नहीं कि आपको विधानसभा में मिलेगी। तीनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विधान लोकसभा की जीत के बाद की, तब एक बात करी कि हम बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं, तीनों हम समांतर हैं। वहां पे भी जीतने वाली सीट पे ही लड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हें सत्ता में वापस आना है। ऐसे में उन्हें बाकी छोटे छोटे दलों को भी अकोमोडेट करना है। तो 12 सीटें यदि मांग रहे हैं अबू आजमी, तो वो बहुत मुश्किल होगा। समाजवादी सीटों के लिए कुछ 2-3 सीटें वहां छूट सकती है, लेकिन अखिलेश ने ये त्याग की भावना बताकर एक जगह दे दी है कि आप यदि वो त्याग करने को तैयार है तो थोड़ा बाकी लोगों ने भी त्याग करना चाहिए। कांग्रेस 2 सीटें समाजवादी को देने को तैयार है, ये त्याग है। अब मैं चलता हूं, ये त्याग यदि कांग्रेस पहले से करती तो क्या होता। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में 2 सीटें भी मिल जाती तो भी बात बन जाती, लेकिन कमलनाथ ने कहा कौन है अखिलेश। ये जो अरोगंस था कमलनाथ का, इसका जवाब चुनाव के नतीजों ने दिया। अखिलेश वो है जिनकी पार्टी आज लोकसभा में तीसरे नंबर पे है, भाजपा कांग्रेस के बाद। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, और कमलनाथ अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। 29 की 29 सीटें बीजेपी के झोली में डाल दी। कमलनाथ, मध्य प्रदेश में जो हश्र हुआ बीजेपी का, वो तो माफ कीजिएगा, रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का हश्र हुआ, उसके लिए ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये कमलनाथ का बीजेपी के सामने सरेंडर है। जो आदमी बीजेपी के दरवाजे पे खड़ा होके वापस आया हो, उसी के हाथ में जब लोकसभा की आपने बागडोर दी, तो वो पूरा का पूरा 29 सीटों का ब्लॉक उन्होंने बीजेपी को सरेंडर कर दिया। इसीलिए वो जानते थे अखिलेश यादव की ताकत, फिर भी उन्होंने किसी भी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं की। ये रिपीट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अखिलेश जी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, हम त्याग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी को यदि हराना है तो फिर हमें एकजुट होना होगा। इनकी ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूती तो देती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टनर्स को भी एक समझ भी देती है। आम आदमी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं, उसको 5 सीटें मिली तो भी वो लेनी चाहिए, क्योंकि सवाल
सीटों पे लड़ने का नहीं, सवाल जीतने का है। यदि ज्यादा सीटें लेके आप हारते हैं तो फिर आपका लड़ना कोई मायना नहीं रखता। कुल मिलाकर अखिलेश ने इस ट्वीट से कांग्रेस को बेल आउट किया। मध्य महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इनडायरेक्टली ये भी बताया कि थोड़ा सा अकोमोडेट भी करिए, हम तो त्याग करेंगे, थोड़ा त्याग आपको भी करना होगा। और राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहते थे, उनको लेके कहीं ना कहीं हरियाणा की स्टेट लीडरशिप थोड़ी अलग राह पे चल रही है। उसका एक कारण है, यदि दिल्ली के हिसाब से चलें और इंडिया गठबंधन लड़े और 82 सीटों पे दिल्ली ठीक से टिकट तय करे, टिकट बेचे नहीं, तो हरियाणा में 60 के आसपास सीटें किसी भी हालत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आ सकती है। लेकिन हुड्डा और उनका कुनबा इस बात पे प्रयास करेगा कि इंडिया गठबंधन लड़े या कांग्रेस लड़े, 50 के आसपास सीटें यदि आती है तो वो उनके लिए सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि फिर प्रदेश में यदि 50 सीटें आए और बिल्कुल मार्जिन पे मेजोरिटी है, तो फिर प्रदेश हमेशा डर दिखा दिखा के अपनी मनमानी करवाता है। फिर मंत्री भी हुड्डा जी तय करवाएंगे, मुख्यमंत्री भी हुड्डा जी तय करवाएंगे, ये बोल के कि यदि ये नहीं हुआ तो इतने लोग चले जाएंगे, फिर हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ये नहीं हुआ, ये जो डर दिखाने वाली बात है, इसलिए कांग्रेस कई राज्यों में हारती है, क्योंकि एज पे आने के चक्कर में थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया तो आप विपक्ष में बैठते हैं। कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आने की औकात रखती है अभी, लेकिन राज्य की जो इकाई है वो भी चाहे, क्योंकि राज्य के क्षेत्र इतने बड़े हो गए हैं कि अब दिल्ली के सामने भी आंखें दिखाने लगे। दूसरी बात, हुड्डा जी के ऊपर सीबीआई ईडी का प्रकोप जारी। ऐसे में ये भी दूरबीन से देखना होगा कि क्या हुड्डा जी सीबीआई इनकम टैक्स से टक्कर लेके जेल जाने की तैयारी कर सकते हैं, या जेल जाने की मादमा रखते हैं, या फिर अंडर हैंड डीलिंग करके बीजेपी के सामने सरेंडर होते हैं। भाजपा में ऐसे कई, कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं कि जो बीजेपी की स्लीपर सेल है, और वो कहीं ना कहीं आए बगाए बीजेपी को मदद करते रहते हैं। और बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है कि जो ताकतवर विपक्षी दल है उसमें अपने लोग इतने प्यार से पहुंचाते हैं कि बीजेपी से आया हुआ एक नेता कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी में जगह पा लेता है, और सालों कांग्रेस के लिए पीढ़ियों दर पीढ़ियां काम करने वाले लोग हाशिए पे रह जाते हैं। इसलिए हरियाणा को लेके कांग्रेस को सजग होना पड़ेगा। हरियाणा को लेके हुड्डा जी को भी अखिलेश का ट्वीट 2-4 बार पढ़ना होगा और इसको समझने का प्रयास करना होगा। त्याग की भावना उन्हें भी करनी होगी। धृतराष्ट्र बनने से अपने आप को रोकना होगा। दीपेंद्र हुड्डा यदि लगातार सांसद बनते हैं तो अपने पिताजी के पुण्य से हैं। उनकी ऐसी कोई योगदान राजनीति में कम से कम दिखाई नहीं देता। सचिन पायलट ने कम से कम अध्यक्षता के तौर पे अपने पार्टी को सत्ता पे लाया था। दीपेंद्र मात्र सवाल उठाने और ट्वीट तक सीमित है। कुल मिलाकर यह समय है कि हुड्डा परिवार से अलग होकर सोचने का, हुड्डा जी को भी पार्टी के लिए सोचने का, क्योंकि पार्टी ने जितना दिया बहुत ज्यादा है। और अखिलेश जी के इस ट्वीट को सभी इंडिया गठबंधन के दल यदि ठीक से पढ़ के समझ के यदि उसको यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकारें आने वाले इन 4 राज्यों के चुनाव में यकीनन बनेगी, इतना यकीन है। लेकिन फिर ट्वीट पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना, ये तीनों अलग अलग बातें। देखते होता क्या है। लेकिन इस ट्वीट ने आज राहुल गांधी को एक अच्छी सांस लेने की जगह दी। इस ट्वीट ने आम आदमी पार्टी को भी बताया कि जो मिलता है ले लीजिए, सवाल चुनाव हरवाने का है, सीट का नहीं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।